हेलो। चलिए, तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। एक बार जल्दी से बताएंगे, मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है, वीडियो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कल मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी थी और एक पीडीएफ आपको भेजी थी। आपको याद होगा वो पीडीएफ किस चीज की थी। वो पीडीएफ दरअसल आपके जो है पंचवर्षीय योजनाओं की थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की थी। आपको याद होगा ये सारी चीजें मैं आपको करा चुका था, ठीक है। और उसी पीडीएफ में मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ लगा रखे थे जो कि आपकी एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने क्या किया है, वहां पर उसमें जोड़ दिया है। तो मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझना। मैंने जो जितने भी प्रश्न वहां पर जोड़े हुए हैं मेरे दोस्त, वो आपको क्या करना है, वो आपको पढ़ लेना है। उसके आंसर भी जो है मैं आपको बता दूंगा, टिक करके भेज दूंगा, ठीक है। तो लोड मत लीजिएगा, आज आपकी अंतिम कक्षा है। जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है, वीडियो आपको प्रॉपर विजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, शुक्रिया शुक्रिया सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय महाकाल, राधे राधे, है ना। क्लास के साथ जल्दी से जुड़ने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। चलिए, ये मैं कल की ही पीडीएफ का उपयोग कर रहा हूं और बाकी सब चीजें इसमें से डिलीट कर रहा हूं क्योंकि ये हमें किसी काम की नहीं लगती है ना। क्योंकि कल आपके पास में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो फिर हम इसको वापस से इनबिल्ड करके करेंगे क्या। तो मैं इनको पहले डिलीट कर देता हूं यहां से, ठीक है। आज हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज आपकी अंतिम कक्षा है मेरे दोस्त, है ना। एक टॉपिक बचा हुआ है, दरअसल उस टॉपिक का नाम है बजट, है ना। तो बजट वाला जो टॉपिक है वो ऐसे तो मुझे ही कराना था, लेकिन चूंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो टॉपिक मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं, समझना मेरी बात को, क्योंकि वो टॉपिक नवीन भैया ने शानदार तरीके से आपको यूट्यूब पर करवा रखा है ना। तो या तो मैं वो क्लास अपलोड करवा दूंगा इसके अंदर, या फिर आप वहां से कर लीजिएगा। बहुत आसान टॉपिक है। और अगर आपकी इच्छा है कि नहीं सर आप ही कराइए, तो फिर मैं उसकी क्लास को संडे को ले लूंगा, ठीक है। संडे को उसकी क्लास लूंगा, मैं संडे को ले लूंगा, या किसी समय खाली समय जब भी होगा तब मैं ले लूंगा। क्योंकि अब कल से जो है रणनीति को थोड़ा सा बदला जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो आज की जो क्लासेस है वो अंतिम क्लासेस है। चलिए, बहुत बढ़िया, गोरांशी जी, सुनील मेवाड़ा, ओके, बहुत बढ़िया, स्वागत है दोस्तों आप सभी का, है ना। हमारे साथ में और भी साथ है, मनीषा तंवर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, संदीप, तमाम साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी को नमस्कार। जी हां जी, चलिए आगे शुरू करें हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो आइए पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसी को हम 5 ईयर प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 ईयर प्लान हम कहते हैं। आपको पता है देश में कुल पंचवर्षीय योजनाओं की संख्या कितनी है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल 5 ईयर प्लान कितनी बनाई गई, तो हमारे भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई। कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई है? 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई, कुल 12 बनाई गई, 12। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर इसमें भी हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें मेरे साथियों, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना को मैं 5 ईयर प्लान यानी कि FYP के नाम से लिख रहा हूं। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है उसका टाइम पीरियड आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। तो 1 अप्रैल से लगा करके, ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1951 से लगा करके 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च, ध्यान रखना, 31 मार्च 1956 तक मेरे साथियों ये पहली पंचवर्षीय योजना आपकी रही है। ये बात ध्यान रखना। समय काल इसका, इसमें कौन सा मॉडल अपनाया गया, पूछा जाता है कि इस पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। तो ध्यान रखना, इसका मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। क्या बोलते हैं इसको हम? हेराल्ड डोमर मॉडल आप इसे कहते हैं। तो मेरे दोस्त, हेराल्ड डोमर मॉडल जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया था? अपनाया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका उद्देश्य था, वो बैलेंसिंग डेवलपमेंट करना था, इकोनॉमी का बैलेंसिंग डेवलपमेंट करना था। इसका मतलब यह है कि देखो, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, आजादी के समय की अगर मैं बात करूं, तो उस समय, आजादी के समय हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां थी। जैसे मैं बात करूं मेरे साथियों स्वतंत्रता पर, जब हमें आजादी मिली, जब हमें मेरे साथियों आजादी मिली, तब हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में गरीबी थी। गरीबी का मतलब है पुअर्टी। तो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे यहां पुअर्टी थी, हर व्यक्ति गरीब हुआ करता था। वहीं पर जब हमें आजादी मिली तो हमारे यहां बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा थी।
बेरोजगारी मतलब समझ गए ना, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा था हमारे यहां, गरीबी बहुत ज्यादा थी। उसी के साथ अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, तो हमारे यहां ना, मैं आपको बताऊं, भूखमरी की समस्या भी बहुत ज्यादा थी। इसको आप हंगरनेस कहेंगे मेरे साथियों। उसकी समस्या भी हमारे यहां बहुत ज्यादा थी। तो इसी के साथ हमारे यहां भूखमरी की समस्या थी। लोग भूखे मर रहे थे, कई लोग तो ऐसे ही बेचारे खाने के अभाव में मर जाते थे मेरे दोस्त। तो भूखमरी की एक बड़ी समस्या हमारे यहां रही है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारे देश में जो साइंस है, विज्ञान की जो प्रगति है वो बहुत ज्यादा कम थी मेरे साथियों। साइंस बहुत कमजोर था हमारे यहां का। इसका मतलब यह है कि हमारे पास देखो डीआरडीओ भी नहीं था। डीआरडीओ 1958 में आया, इसरो 1969 में आया, आपको सबको पता है। यानी कि आजादी के समय तो हमारे पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। हम अन्य देशों की तुलना में क्या थे, बहुत कमजोर थे। तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी तो है, देखने को तो मिलती है मेरे साथियों। तो ये सारी की सारी बातें आजादी के समय हमें देखने को मिलती। इसलिए इसलिए इन सब दुविधाओं के कारण हमको क्या करना था, हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट जो है वो बैलेंसिंग तरीके से करना था। इसलिए उद्देश्य तो हमारा बैलेंसिंग डेवलपमेंट था, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी थी, प्रायोरिटी को आप बोलते प्राथमिकता, वो प्रायोरिटी थी एग्रीकल्चर। क्यों? अगर हम कृषि पर ज्यादा ध्यान देंगे, समझना मेरी बात को, अगर हम कृषि पर ध्यान देंगे तो कृषि पर ध्यान देने से यहां पर उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा। आप खुद समझना, एग्रीकल्चर को बढ़ावा अगर हम देंगे मेरे साथियों, तो इसकी वजह से उत्पादन बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोले हां सर बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे तो प्रोडक्शन जो है हमारा, प्रोडक्शन, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्रोडक्शन जो है मेरे साथियों वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यह बात भी आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने से हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा मेरे दोस्त। ध्यान रखना, वो प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को खाद्यान्न सुविधाएं मिलेगी। लोगों को क्या मिलेगा, खाद्यान्न सुविधाएं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को यहां पर मिलेगा मेरे साथियों। वहीं पर मूल्य स्थिरता, मूल्य स्थिरता का हम अंग्रेजी में कहते हैं प्राइस स्टेबिलिटी। देखो, मूल्य स्थिरता का सिंपल सा मतलब है कि ना तो किसी भी वस्तु की कीमत ज्यादा बढ़े। पहली बात तो ये कि भैया कोई भी वस्तु अगर उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है तो हम कहेंगे यार बहुत ज्यादा प्राइस इसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये भी दुविधा वाली बात है, क्योंकि गरीब व्यक्ति तो उसको खरीद ही नहीं पाएगा। तो मूल्य स्थिरता कम होनी चाहिए, मतलब मूल्य स्थिरता ठीक ठाक होनी चाहिए, बैलेंसिंग होनी चाहिए। ना तो कीमतें ज्यादा बढ़े, ना कीमतें ज्यादा कम हो। तो ये दोनों घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर कीमतें ज्यादा बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति होगी, और कीमतें अगर ज्यादा कम हो जाएगी तो मंदी की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति जैसी कंडीशन बन जाएगी, और गरीबों को नुकसान होगा। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। तो मैंने दोनों बातें आपको बता दी है। मूल्य स्थिरता हमारा इसमें प्रायोरिटी लक्ष्य था, लेकिन मुख्य प्रायोरिटी लक्ष्य की अगर आप बात करेंगे तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर ही था। वहीं पर हमने ट्रांसपोर्टेशन पर भी अच्छा खासा बल दिया। हमारी इच्छा थी कि हम देश में ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दें मेरे साथियों, और वो भी ठीक ठाक हुआ। विद्युत, हमारे यहां बिजली की समस्याएं बहुत ज्यादा थी। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पहले गांव में बहुत जाती थी, शहरों में भी जाती थी। अब कंडीशन थोड़ी ठीक हुई है कि इलेक्ट्रिसिटी अब शहर में और गांव में न के बराबर जाती है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहां जाती रहती थी। हम मत परेशान थे इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में। तो यह बात तो तय है। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत की कमी थी, तो विद्युत को भी बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किया है, पर्याप्त कदम जो है वो उठाए हैं। वहीं पर हमने इस पहली पंचवर्षीय योजना में टारगेट कितना रखा था, तो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में हमने जो टारगेट रखा था वो 2.1% का रखा था कि इतनी ग्रोथ हमें लेकर के आनी है। लेकिन संयोग पहली ही पंचवर्षीय योजना थी, पहली ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, और हमने इस टारगेट से ज्यादा अचीवमेंट कर दिया। ध्यान रखना, हमने अचीव कितना किया, 3.6% का अचीवमेंट हमने लिया। तो अपने आप में एक अच्छा अचीवमेंट है। और अगली बात क्या है, तो मेरे साथियों इसी में हमने एक प्रोग्राम चलाया था जिसको हम बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और यह कब शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया, याद रखना है। 2 अक्टूबर 1952 को हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और किस देश के सहयोग से की थी, तो अमेरिका के सहयोग से की थी। लिखा हुआ है अमेरिका के सहयोग से हमने, है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह बात आपको ध्यान रखना है। हमारी अचीवमेंट्स क्या क्या है इसमें, अचीवमेंट्स का मतलब है उपलब्धियां।
तो मेरे साथियों हमारी अचीवमेंट इसमें क्या क्या है ये जरा ध्यान रखना। अचीवमेंट मतलब हमने इस पहली पंचवर्षीय योजना में किन किन चीजों की प्राप्ति करी। तो सबसे पहली प्राप्ति है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट की। भाखड़ा नांगल परियोजना या भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट आप इसे कहते हैं। यह दरअसल सतलुज नदी पर बनाया गया। यह प्रोजेक्ट मतलब होता है परियोजना, है ना, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में बहुत सारे प्रोजेक्ट बने। प्रोजेक्ट दरअसल नदियों पर बनाए जाते हैं, डैम बोल दो, बांध बोल दो। तो ये सारे के सारे बांध है जिनको बना करके क्या किया जाता है। तो बांध क्यों बनाए जाते हैं, या इन्हीं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। क्यों बनाए जाते पता है, क्या कारण है, सुनो। जैसे मान लो ये डैम बना और इस डैम के इधर हमने पानी भर करके स्टोर कर लिया, ध्यान रखना ये पानी भर दिया हमने इधर, है ना, और ये बांध बनाया। तो इस बांध को बना करके पानी को हमने क्या किया, स्टोर किया। इस पानी का उपयोग हम सिंचाई के लिए कर सकते हैं, इरिगेशन में बिल्कुल कर सकते हैं। इसी पानी का उपयोग हम पीने में भी कर सकते हैं, तो पीने के रूप में भी हम इस पानी का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी पानी से हम लोग बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो विद्युत का उत्पादन भी हम इसे कर सकते हैं इसी पानी से। और इसी पानी को रोक करके हम लोग पर्यटन स्थल भी बना सकते हैं, बांध बना करके झीलों का निर्माण करना, है ना, तो ये सब भी हो सकता है। तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। तो ये सारे के सारे उद्देश्य इससे पूरे होते हैं, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। पूछा जाता है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट किस पंचवर्षीय योजना में पूरा किया गया, तो पहली पंचवर्षीय योजना में इसको पूरा किया गया था, ये उसकी उपलब्धि है। दूसरा प्रोजेक्ट है मेरे साथियों दामोदर परियोजना, इसे को दामोदर प्रोजेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दामोदर प्रोजेक्ट। और यह दरअसल दामोदर नदी पर बनाया गया प्रोजेक्ट है, यह बात आपको ध्यान रखना है। और तीसरा प्रोजेक्ट है जिसे हम बोलते हैं व्यास परियोजना, या इसी को बोलते हैं व्यास प्रोजेक्ट। और चूंकि नाम से ही स्पष्ट है, व्यास प्रोजेक्ट जो है वो व्यास नदी पर बनाया गया है। अगला प्रोजेक्ट है हीराकुंड प्रोजेक्ट। और हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है मेरे साथियों ध्यान रखिएगा, ये महानदी पर है उड़ीसा में। तो हीराकुंड प्रोजेक्ट आप इसे कहते हैं। ये दरअसल हीराकुंड प्रोजेक्ट आपकी महानदी पर बनाया गया है, और ध्यान रखना ये उड़ीसा में पड़ता है ना। ये दरअसल इसकी उपलब्धियां है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इन बांधों को बनाने से ध्यान रखिएगा, ये डैम जो भारत में बनाए जाते थे, जिससे हम प्रोजेक्ट को संचालित करते थे, इन बांधों को मेरे साथियों जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा पता है, इन्हीं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो ध्यान रखिएगा, टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्या बोलते हैं, टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया। मेरे साथियों मैं लिख देता हूं, टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भैया आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता था, तो टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है वह इन बांधों को कहा जाता था, इन डैम्स को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि अगर जल है तो जीवन है, जल है तो इरिगेशन है, सिंचाई है, मतलब जल है तो भूमि पर उत्पादकता है। बताइए, बिना पानी के कहीं उत्पादकता हो पाएगी भला, नहीं हो पाएगी। तो ये इसका मूल उद्देश्य था, जो कि मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। बात आ गई, ये पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित बात थी। अब हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, जिसका समयकाल 1956 से 1961 तक था। याद रखना है आप लोगों को, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि कौन सा मॉडल हमने इसमें अपनाया था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल हमने इसमें अपनाया था। और पीसी महालनोबिस को प्रशांत चंद्र महालनोबिस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ये मॉडल का नाम है। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल हम इसे कह देते हैं मेरे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। और कहीं ना कहीं आप भी देखोगे कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारत में सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी ही देखरेख में हमने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की क्या की थी, स्थापना की थी। तो यह बात भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आइएगा, हमने इसमें प्रायोरिटी किसको दी थी मेरे दोस्त, तो प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं तो हमने इसमें प्रायोरिटी दी थी भारी और आधारभूत उद्योगों को। इसको हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज मेरे साथियों, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज को हमने क्या दिया था, इसमें प्रायोरिटी दी थी। यानी कि हमारा उद्देश्य था कि जितने भी भारी और जो आधारभूत उद्योग है, आधारभूत उद्योग का मतलब है फंडामेंटल या बेसिक इंडस्ट्रीज आप जैसे कहते हैं, जिसके या हम कहें कि
अगर आधारभूत उद्योग नहीं होंगे तो देश में अन्य चीजों का उपयोग, अन्य चीजों का विकास नहीं होगा या अन्य उद्योगों को विकास नहीं मिलेगा। तो उसको हम बोलते हैं आधारभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्री। जैसे लौह इस्पात उद्योग एक प्रकार का आधारभूत उद्योग है, क्योंकि बिना लोहे के आप किसी भी इंडस्ट्रीज का निर्माण कर ही नहीं सकते। आप किसी भी एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते बिना इसके। तो ये सारी बातें आपको इसके अंतर्गत याद रखना है, ठीक है। चलिए भाई मेरे, अगर ऐसा होगा तो मैं कल ही क्लास ले लूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। अगर है ना, अगर ऐसा होगा तो मैं कल भी क्लास ले लूंगा, डोंट वरी, बजट वाला टॉपिक भी करवा दूंगा। लेकिन मैंने ये कहा कि मैं करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, डोंट वरी। इतना क्यों लोड ले रहे हो आप, ठीक है। और ऐसे भी मैं बजट की क्लास आपको करवाऊंगा, मतलब आप निश्चिंत रहो उस बात के लिए। मैं बजट की जो क्लास है वो मेरे ख्याल से 5 तारीख के पहले पहले मैं बजट की क्लास करवाऊंगा यूट्यूब पर। वो करंट इकोनॉमी का पार्ट है दरअसल, कि इस बार के बजट में क्या क्या खास हुआ है उसके बारे में मैं करवाऊंगा। आप इतना लोड ही मत लीजिए, वो क्लास वहां होगी तो आपका कोई छूटेगा नहीं पार्ट, ठीक है। विश्वकर्मा जी, जितेंद्र विश्वकर्मा, सुनिएगा मेरी बात को, मैं फिर कह रहा हूं कि बजट की क्लास में करवाऊंगा आपको करंट इकोनॉमी वाला पार्ट। मैं लगभग 2 से 3 क्लास लेने वाला हूं वहां पर यूट्यूब पर, तो वो क्लासेस आपको भी मिलेगी और आपकी एप्लीकेशन में भी डलेगी, आप निश्चिंत रहिएगा उसके लिए, ठीक है। आप टेंशन मत लो, आपका हर एक पार्ट होगा। और जो विनर बैच वाले विद्यार्थी हैं, अगर आप विनर बैच में होंगे तो मैंने विनर बैच में ऑलरेडी बजट टॉपिक पढ़ा रखा है पहले वाले, आप वहां से कर लीजिएगा, आपको तो फ्री में मिला ही है वो बैच, ठीक है, एक्सेस मिला है ना उसका। खामखा हम क्यों उसको डबल पढ़ेंगे, मैं यूं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद में फिर 4 तारीख या 5 तारीख के आसपास फिर उसको दोहराने वाला हूं, तो उसका मतलब नहीं निकलेगा ना, मैं यूं कहना चाह रहा हूं। चलो आप समझ गए मेरी बात को, आओ इधर आओ। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस दूसरी पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था, तो ध्यान रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना का टारगेट 4.5% की ग्रोथ लाना था। लेकिन क्या हम लेकर के आ पाए? नहीं, हम कम अचीव कर पाए मेरे साथियों, हमने अचीव कम किया। कितना अचीव किया? 4.3% का अचीवमेंट हमने किया है, ठीक है। तो भैया अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल या प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल आप कहते हैं। दूसरी बात, इसका टारगेट कितना था? तो 4.5% था। अचीवमेंट कितनी करी हमने? 4.3% की करी। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कभी कभी तो यही परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो था समाजवादी समाज की स्थापना करना। परीक्षा में पूछा गया है एसएससी जीडी में, इसीलिए मैंने इसको यहां पर जोड़ा है। समाजवादी समाज का मतलब है सोशलिस्टिक सोसाइटी। क्या बोलते हैं? सोशलिस्टिक सोसाइटी। तो मेरे साथियों, सोशलिस्टिक सोसाइटी की स्थापना करना इसका क्या था? ऑब्जेक्टिव था। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें क्या क्या उपलब्धियां रही है, क्या क्या हमारी अचीवमेंट रही है? तो मेरे साथियों, हमारी अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो हमने दरअसल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को इसमें स्थापित किया है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं लौह इस्पात उद्योग। तो हमने कुछ लौह इस्पात उद्योग मेरे साथियों इसमें क्या किए हैं? स्थापित किए हैं। जैसे मैं बताऊं, भिलाई मेरे साथियों, एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है भिलाई। भिलाई कहां पर पड़ता है? तो भिलाई मेरे साथियों छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो याद रखना, भिलाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहां पर है? तो भिलाई मेरे साथियों छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये रूस के सहयोग से, और रूस का इसमें सहयोग था। तो ध्यान रखिएगा, भिलाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो रूस के सहयोग से की गई। और अगर पूछा जाए कि ये कहां पर पड़ता है, तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और दूसरा इंडस्ट्री है मेरे साथियों, वो है राउरकेला। राउरकेला मेरे साथियों उड़ीसा में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा पूछा जाता है, राउरकेला किस राज्य में है? उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में। और ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो जर्मनी मेरे साथियों। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया है। तो देखो, मैंने बताया भिलाई आपका, सबसे पहली बात, भिलाई कहां पर पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मैंने लिखा सीजी। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से, ठीक है। बाकी दूसरा जो इंडस्ट्री है वो है राउरकेला में। और राउरकेला कहां पर पड़ता है? तो राउरकेला पड़ता है मेरे साथियों उड़ीसा,
ठीक है, और ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। वहीं पर तीसरा है मेरे साथियों दुर्गापुर। तो दुर्गा पूजा कहां होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। तो ऐसे याद रखना, दुर्गापुर जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, उसकी स्थापना कहां पर की गई? तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में की गई। अगर आपसे पूछा जाए किस देश के सहयोग से की गई, तो ब्रिटेन के सहयोग से की गई। किसके सहयोग से की गई? तो ब्रिटेन का सहयोग था मेरे साथियों। तो ये 3 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित की थी। याद रखना है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया है ये। ठीक है, या तो जगह पूछ लेता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज कहां है, या फिर पूछ लेता है कि किसके सहयोग से की गई, या फिर पूछ लेता है किस पंचवर्षीय योजना में इसको स्थापित किया गया। ऐसे प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षा में मैंने देखे हैं, और जीडी में तो पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसलिए इसको भी हमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। बहुत बढ़िया। तो आइए अगली बात करते हैं मेरे दोस्त, अगले बिंदु की बात करते हैं। अगला क्या बिंदु है, जरा उसकी हम चर्चा करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि औद्योगिक नीति जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई थी 1956 में, वो किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो ध्यान रखिएगा, वह भी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी। 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वो भी सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही आई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित बात हुई। अच्छा, तीसरी पढ़ने से पहले मुझे सब लोग कमेंट करके बताएंगे क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई है? जल्दी से एक बार प्लीज कमेंट करके बताइए कि हां सर, यहां तक की बातें सब ओके है। एक बार बताएंगे मेरे साथियों। एक बार सब लोग बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार है ना। तो सब लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। सावनी, सरिता, ओके, जितेंद्र जी सर, यस सर, यस सर, यस सर, नो सर, अच्छा नो सर भी है, बहुत बढ़िया। चलिए, लेकिन नो एक ही बताया। दिलीप, अरे भाई दिलीप, यही हो ना तुम क्लास में? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। देखो, जिनको दिक्कत आ रही है ना, उनका एक कारण क्या है कि या तो उनका फोकस बन नहीं रहा है, पहली बात तो ये, या दूसरा कारण जो मुझे लगता है वो ये लगता है मेरे साथियों कि वो या तो पढ़ना चाहते नहीं है। कभी कभी होता है ऐसा। पढ़ो, चलो तीसरी पंचवर्षीय योजना पर ध्यान देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे ज्यादा असफल रही है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी दुविधाएं रही है। जैसे मैं बताऊं, अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने कौन सा मॉडल अपनाया था, हमने कौन सा मॉडल अपनाया था, तो ध्यान रखना, पहली पंचवर्षीय योजना में हमने हेराल्ड डोमर मॉडल अपनाया, दूसरी में पीसी महालनोबिस अपनाया, तीसरी में कौन सा मॉडल अपनाया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल को अपनाया था। याद रखना मेरे साथियों, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल और जॉन सैंडी मॉडल। क्या बोलेंगे? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल और जॉन सैंडी मॉडल जो है वो हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया था। इसमें हमारा टारगेट कितना था, हमने कितना टारगेट बनाया था मेरे साथियों? तो ध्यान रखिएगा, 5.6% का टारगेट हमने बनाया था कि हम कम से कम इतना तो अचीव करेंगे ही करेंगे। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि हम अचीव इतना कर नहीं पाए। कितना कर पाए? मात्र 2.8% का ही लक्ष्य हम प्राप्त कर पाए। टारगेट तो हमारा लगभग 5.6% था, लेकिन हम आधा ही कर पाए मेरे साथियों। ठीक है, चलिए अगली बात मेरे साथियों, इसकी असफलता के पीछे कारण क्या थे? जैसे परीक्षा में आपने पढ़ा होगा ना, 1857 की क्रांति के असफलता के कारण क्या क्या है, तो फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे कारण थे, है ना। कहीं ना कहीं 1857 में जो गुटबाजी थी वो भी हो गई थी, है ना। तो ये तमाम बातें हमारे नेताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत सारी कामकाज किए, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई, है ना। तो वो उस कमी के कारण असफलता हमें मिली है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता रहता है। वैसे ही इस पंचवर्षीय योजना में कमी का क्या कारण था, यह असफल क्यों हुई?
तो असफल होने का सबसे पहला कारण था कि 1962 में हमारा युद्ध चाइना के साथ में हो जाता है। तो युद्ध हो गया तो युद्ध में पैसा भी चाहिए, खजाना चाहिए, खान पान की चीजें चाहिए, अब वो हमारे पास बची नहीं ज्यादा। तो एक कारण तो ये था। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री थे और वो इस सदमे को झेल नहीं पाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई, डेथ हो गई मेरे साथियों। ये बात भी आपको ध्यान रखना, हार्ट अटैक से डेथ हो गई कहते हैं ऐसे। फिर 1965 में ये पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन हमेशा ही बन करके बैठा है। जैसे ही चाइना से युद्ध ही खजाना खाली रहा, पहले ही समस्या चल रही है, तंगी में तंगी, और प्रधानमंत्री साहब चले गए। उसके बाद में फिर 1965 में पाकिस्तान भी नहीं माना, इसने भी युद्ध छेड़ दिया। और 1965 में मेरे साथियों सूखे की समस्या भी पड़ गई। ध्यान रखिएगा, 1965 में क्या हो गई, सूखे की समस्या भी पड़ गई है मेरे साथियों। तो 1965 में सूखा पड़ गया भारत में। तो यह भी कहीं ना कहीं एक समस्या आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें मेरे साथियों इसकी उपलब्धियों की, कि हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी अचीवमेंट प्राप्त करी है, तो पहली अचीवमेंट है आईडीबीआई। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई बैंक जो दरअसल आजकल तो हर क्षेत्र में लोन देने के लिए सक्रिय रहती है, लेकिन आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हम इसे कहते हैं। ये 1964 में स्थापित की गई है। ध्यान रखना, 1964 में इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया है। तो यह बात भी आपको ध्यान रखना है। यूटीआई, मैं फुल फॉर्म लिखता हूं मेरे साथियों इनको, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये यूटीआई का फुल फॉर्म है। और यूटीआई की स्थापना हमने, है ना, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हम इसे कहते हैं। और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में करी। एफसीआई बोलते हैं फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को। ध्यान रखना, एफसीआई को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। जो एमएसपी पर खरीदी करती है ना गेहूं की, वो यही करती है। तो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, ये 1965 में स्थापित की गई एक संस्था है। और इसकी स्थापना दरअसल एफसीआई अधिनियम से की गई है। तो एफसीआई एक्ट 1964 के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। तो अधिनियम भी कई बार पूछ लेता है कि वह कौन सा अधिनियम है ना, जिसने एफसीआई की स्थापना करी। तो एफसीआई की स्थापना 1964 के एक्ट के कारण हुई है। वहीं पर यूटीआई का फुल फॉर्म भी मैं यहां पर लिख देता हूं, शायद ऊपर आपको न दिखाई दे। तो यूटीआई का फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आप इसे कहते हैं यूटीआई। वहीं पर मेरे साथियों एक था आईडीबीआई। हालांकि आपको पता ही है आईडीबीआई का फुल फॉर्म, लेकिन फिर भी ये दिल नहीं मानता है। आईडीबीआई को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यह बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आईडीबीआई की बात हमने यहां पर कर ली। तो आईडीबीआई, यूटीआई, एफसीआई, ये सब। फिर मेरे साथियों एपीसी, जिसे एग्रीकल्चर प्राइस कमिटी कहते हैं, इसकी स्थापना भी 1965 में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, एपीसी, एपीसी एग्रीकल्चर प्राइस कमिटी, एग्रीकल्चर प्राइस कमिटी आप इसे कहते हैं मेरे साथियों, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कृषि कीमत आयोग। इसकी स्थापना 1965 में की गई, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बोकारो में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है ना, बोकारो पड़ता है आपका झारखंड में। तो ध्यान रखना, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और ये किस राज्य में पड़ता है, तो ये झारखंड में पड़ता है मेरे दोस्त, ठीक है। और 1966 में जो मुद्रा का अवमूल्यन है, डिवैल्यूएशन है मेरे साथियों, मनी का डिवैल्यूएशन है, वो इसमें किया गया था। तो इतनी सारी बातें आपको तीसरी में याद रखना है। याद तो रखना पड़ेगी बेटा, आप याद नहीं रखोगे तो कोई दूसरा याद रख लेगा और वो पास हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमारे पास में 1962 में एक युद्ध हो गया चाइना के साथ, 65 में सूखा पड़ गया और उत्पादन हुआ नहीं। 1965 में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है ना हमारे पीछे पड़ गया। खैर हमने 71 में उसको बता दिया, सबक सिखा दिया। लेकिन अब हमारे पास में इतनी खासी क्षमता थी नहीं कि हम एक नई पंचवर्षीय योजना बना पाए। तो अब हमने क्या किया कि नई पंचवर्षीय योजना को बनाने से पहले यह सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए कि हम पुरानी योजनाओं को ही मेरे के साथियों है ना वो कर लें, रिकॉल कर लें। लेकिन फिर दिमाग में आया कि नहीं, एक काम करते 5 साल की नहीं बनाते, 1-1 साल की योजना बना देते।
तो हमने वार्षिक योजना बनाई, एनुअल प्लान बनाई, हर एक वर्ष के लिए एक योजना। तो एनुअल प्लान मेरे साथियों जिसे वार्षिक योजना कहते हैं, और इसका टाइम पीरियड था 1966 से लगा करके 69 तक। तो हमने 1966 से लगा करके 69 तक लगभग 3 साल तक योजना बनाई। 66 से 67, फिर 1967 से 68, फिर 1968 से लगा करके 69। ये 3 साल की, एक एक साल की हमने योजना बनाई, प्रत्येक वर्ष के लिए योजना हमने बनाई। इसी में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को अपनाया, आपको पता ही है 1966 में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को अपनाया, और ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसके जनक विश्व में कौन है, तो नॉर्मन बोरलाग, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वहीं पर भारत में इसके जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन है। और 1967 में ही नरीमन समिति की स्थापना की गई थी, और यह समिति जो है लीड बैंक स्कीम से संबंधित है। तो ध्यान रखना, लीड बैंक स्कीम से संबंधित समिति का नाम क्या है, तो नरीमन समिति है, जो कि 1967 में बनाई गई थी। और मेरे साथियों इसी एनुअल प्लान को हम प्लान हॉलिडे के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो योजना अवकाश आप इसे कह सकते हैं। यह भी एक बिंदु आप लोगों की परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आइए अगली पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, नाम जरूर याद रखना। चौथी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लगा करके 74 तक हमने बनाई, 5 सालों के लिए। इसमें कौन सा मॉडल अपनाया, तो अशोक रुद्र और एलन मात्रे मॉडल, याद रखना है। अशोक रुद्र मॉडल या एलन मात्रे मॉडल, दोनों ही है ना सही आंसर है। दोनों ने मिलकर के, मेरे साथियों दोनों अर्थशास्त्री है, इन्होंने दोनों ने मिलकर के इस पंचवर्षीय योजना को एक नया आयाम दिया। वहीं पर इसका जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव का मतलब है उद्देश्य, मेरे साथियों मैं लिख देता हूं यहां पर, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वह क्या था। तो इसका ऑब्जेक्टिव था स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास की प्राप्ति करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी। देखो मुझे यह टेंशन है कि मेरी सैलरी कब बढ़ेगी। आप भी जब नौकरी में जाओगे तो आपको भी यह टेंशन होगी कि सैलरी बढ़े। मतलब मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरी सैलरी कम हो, वो बढ़ेगी कब, मैं ये चिंता करूंगा। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जैसे टाटा, बिड़ला, अंबानी, है ना, इनको क्या टेंशन है पता है, इनको ये टेंशन है कि यार भले अब सैलरी ना बढ़े, अब इससे ज्यादा हम ना कमाएं, लेकिन इससे कम भी ना कमाएं यार, कम से कम इतना तो चलना ही चाहिए। तो ध्यान रखना, हमारी जो ग्रोथ का पैमाना है वो कैसा है पता है, हमारी ग्रोथ का पैमाना यह है कि हम ये सोचते हैं कि हम ऐसे बढ़े, है ना, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जाए सैलरी बढ़ती जाए। लेकिन ये हमारी, ये मेरी, ये आपकी है। लेकिन टाटा, अंबानी, बिड़ला ये चाहते हैं कि यार भले अब ऊपर ग्राफ ना जाए, लेकिन कम से कम इससे नीचे भी नहीं जाए, ये एक जैसा बना रहे। जैसे कोई व्यक्ति अगर वर्तमान में 15,000 कमाता है, या मान लो मैं 15,000 कमाता हूं, तो 15,000 अगर मैं कमाता हूं तो मैं ये सोचूंगा कि यार कम से कम 15,000 तो सैलरी होनी चाहिए, इससे ज्यादा भी हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे कम तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यही मूल उद्देश्य है, यही मूल बात है, यही मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। ठीक है, अरे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को, जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये बात मैंने इसमें बताई। इसका लक्ष्य कितना था, ये सब रट्टाफिकेशन है, 5.7%। अचीवमेंट कितनी करी, 3.3%। इसमें भी कम था मेरे साथियों। कारण क्या था, इसका रीजन क्या था, 1971 में भारत के साथ किसका युद्ध होता है, पाकिस्तान का साथ, और हमारा एक अच्छा समय था ये, क्योंकि हम पाकिस्तान को, हम कहें कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि आप लोग जानते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को कहा जाता था, लेकिन था तो पाकिस्तान का हिस्सा। अब हमें इसे अलग करना था, तो कैसे अलग करे, तो ये युद्ध हमारे लिए निर्णायक रहा, ये युद्ध हमारे लिए बहुत ही खासम खास रहा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए बनती है राजेश बाबू। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई, इंपॉर्टेंट है और इसे पढ़ना जरूरी है। चलिए अगली बात करते हैं मेरे साथियों। इसमें उपलब्धियां क्या क्या थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। जिनके पास में 50 करोड़ रुपए की जमा पूंजी थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन। और कब किया गया था, 19 जुलाई 1969 को किया गया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। और जमा पूंजी कितनी थी, तो ध्यान रखिएगा 50 करोड़। और इसी में 1974 में हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम है स्माइलिंग बुद्धा। आपको पता है ये एटॉमिक रिसर्च था, एक परमाणु परीक्षण था, है ना। तो स्माइलिंग बुद्धा हमने किस परियोजना या किस पंचवर्षीय योजना में चलाया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना की बात यहां पर की जा रही है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में हमने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन, मेरे साथियों मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया था,
ऑपरेशन फ्लड हमने मेरे साथियों चलाया था, ठीक है। वहीं पर परिवार नियोजन कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मेरे साथियों, क्या बोलते हैं इसको, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, हम दो हमारे दो, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हमने इसी पंचवर्षीय योजना में अपनाया था। हम दो हमारे दो, पहले क्या होता था, पहले क्या, पुराने समय की ज्यादा बात ही मत करो, आप तो अपने दादाजी को देख लो, नाना जी को देख लो, है ना। हम दो हमारे पांच, मैं कहता हूं कि मेरी मेरी बुआ कितनी है, पांच बुआ है, और मेरे मतलब मेरे पापा और मेरे अंकल, मतलब कुल ये सात लोग हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्रिकेट टीम बना रहे हैं, है ना। तो वैसे अच्छा, मेरे यहां तो सात लोग हैं, कई लोगों के यहाँ 11 या फिर 12 लोग भी होंगे। तो टीम में बड़े ज्यादा मेंबर हो गए। तो मेंबर क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम को नहीं अपनाया। अरे भाई, पहले ये स्वास्थ्य सुविधाएं कहां थी इतनी, पहले कहां निरोध का प्रयोग किया जाता था, गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में ये चीजें बढ़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से इनको आगे बढ़ाया गया, ठीक है। तो ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना की बात है। अब हम पांचवी की बात करते हैं मेरे साथियों। समय काल देखना 1974 से लगा करके 79 तक है, लेकिन एक साल पहले इसको समाप्त कर दिया, इसीलिए केवल 4 वर्ष की योजना बन गई, ठीक है। केवल और केवल 4 वर्ष की योजना बनकर के ये रह गई मेरे दोस्त। आगे बढ़े, चलिए, इस पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो पूछा जाता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वो कितने सालों की योजना थी, तो केवल 4 सालों की योजना थी। क्यों, क्योंकि जनता पार्टी सरकार ने एक साल पहले इसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो सुनना, इसका उद्देश्य था मेरे साथियों गरीबी उन्मूलन करना, है ना। मैं पूरा लिख देता हूं, इसका जो पुअर्टी एलिविएशन था, ये मेरे साथियों क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था। तो कभी कभी परीक्षक पूछ लेता है, जब परीक्षक को नहीं पता होता है ना, जब परेशान होता है वो, और जब अपनी बीवी से वो थोड़ा सा गुस्से की प्रकृति में होता है, तब वो ऐसे प्रश्न करता है आप लोगों से और आपको परेशान करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इसका ऑब्जेक्टिव था उन्मूलन। अब क्या उन्मूलन, तो ध्यान रखना, मैं यहां पर मिटा करके आपको बताना चाहूंगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था मेरे साथियों गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन, क्या गरीबी को समाप्त किया जा सकता है। आपको लगता है कि गरीबी को समाप्त किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्यों, गरीबी कभी समाप्त होगी ही नहीं, है ना। मेरे सरपंच साहब मुझे ही कहते हैं कि चलो आपका बीपीएल का कार्ड बना दे, मैं कहता नहीं भाई, मैं पर्याप्त कमाता हूं, है ना। तो ध्यान रखना, गरीबी कभी समाप्त नहीं हो सकती, गरीबी कम हो सकती, समाप्त तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना, गरीबी को कम किया जा सकता है। तो गरीबी उन्मूलन पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसमें जो हमने मॉडल अपनाया था उसका नाम है डीपी धर मॉडल। लक्ष्य हमारा 4.4% का था और प्राप्ति हमारी 4.8% हुई। और इसी में हमने 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना करी थी, जिसे रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आप उसे कह देते हैं, ठीक है। तो आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। 1975 में मेरे साथी जो इमरजेंसी लगी थी वो भी इसी पंचवर्षीय योजना में लगाई गई थी, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े, अगले बिंदु की बात करें। अच्छा, इसमें इसमें एक नारा दिया गया था पांचवी में, और वो नारा क्या था पता है, वो नारा था गरीबी हटाओ। ये नारा किसने दिया था, ये स्लोगन किसने दिया था गरीबी हटाओ का। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, ये जो स्लोगन है ना, गरीबी हटाओ, पुअर्टी एलिविएशन, ये दरअसल इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इंदिरा गांधी ने यह नारा दिया था, चंडी देवी है, दुर्गा देवी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी जी जो है, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को एक बार जल्दी से कमेंट करके बता
देखो अगला क्या है, इसी पंचवर्षीय योजना में 1977-78 में काम के बदले अनाज योजना की भी शुरुआत की गई। क्या बोलते हैं? काम के बदले अनाज योजना। भैया भुखमरी की समस्या ज्यादा, गरीबी की समस्या ज्यादा, तो क्या? तो बोले काम करेंगे, बदले में क्या चाहिए? अनाज चाहिए। बोले दे सके? आ रही बात समझ में? तो काम के बदले अनाज योजना जो है वो इसी पंचवर्षीय योजना की देन है। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी, है ना। अगली बात करते हैं बेटा। अगला है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इसकी शुरुआत ऐसे 1974 से ही की गई थी, लेकिन ध्यान रखना इसको बोलते हैं मिनिमम नीड प्रोग्राम, एमएनपी बोलते हैं, मिनिमम नीड प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम। अनीता जी देखो ये रही अंग्रेजी, है ना। तो मिनिमम नीड प्रोग्राम आप इसे कहते हैं, ये 1974-75 में शुरू किया गया। एक और बात ध्यान रखना, जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है जिसे आप 20 फॉर्मूला प्रोग्राम्स कहते हैं, 20 फॉर्मूला प्रोग्राम आप उसे कहते हैं, ये मेरे साथियों इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था, जो केवल 4 वर्षों की थी। देखो लिखा हुआ भी है, जनता पार्टी सरकार ने इस योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया था, और केंद्र सरकार ने राजस्थान में एक योजना चलाई थी 1977-78 में, अंत्योदय योजना। तो अंत्योदय योजना की शुरुआत मेरे साथियों इसी समय की गई थी, यह बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है रोलिंग प्लान। अब देखो हमारे पास में फिर से इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम इस पंचवर्षीय, मतलब राजनीतिक उठापटक थी, इसीलिए तो जनता पार्टी सरकार ने 1 साल पहले इसको समाप्त कर दिया। अब हम चाहते थे कि पंचवर्षीय योजना न बना करके 1 साल की योजना बना ले, लेकिन फिर दिमाग में आया कि काम करते हैं, पुरानी जितनी भी स्कीम्स है इनको ही वापस से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो हमने रोलिंग प्लान बनाया। रोलिंग का मतलब है घुमा फिरा करके पुरानी योजनाओं को वापस से क्या करना, प्रस्तुत करना। तो मेरे दोस्तों रोलिंग प्लान हम लेकर के यहां पर आए, जिसकी अवधि 2 साल की थी, 1978 से 80 तक की। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि पुरानी योजनाओं को वापस से नए स्तर से लागू करना, ये कॉन्सेप्ट रोलिंग प्लान कहलाता है। और ये कॉन्सेप्ट दिया था गुन्नार मिर्डल ने। किसने दिया था? गुन्नार मिर्डल ने यह कॉन्सेप्ट दिया था। और इनकी एक पुस्तक है गुन्नार मिर्डल की, और उस पुस्तक का नाम क्या है? एशियन ड्रामा। उस पुस्तक में इसका जिक्र था कि भैया घुमा फिरा करके पुरानी योजना को ही क्या करना, वापस से एग्जीक्यूट करना, रोलिंग प्लान कहलाता है। ठीक है। और भारत में इसको लागू किसने किया? तो एक प्रोफेसर डीटी लकड़वाला थे, ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर लकड़वाला ही याद रखें। इन्होंने रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का काम किया। यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में रोलिंग प्लान किसने लागू किया? तो प्रोफेसर डीटी लकड़वाला ने भारत में रोलिंग प्लान को लागू किया। पूछा जाता है मेरे साथियों कि रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो गुन्नार मिर्डल ने दिया। और ध्यान रखिएगा जब रोलिंग प्लान भारत में चल रहा था तब हमारे देश में गांधीयन पॉलिसी को अपनाया गया था। यह बात आपको ध्यान रखना है। गांधीयन पॉलिसी का मतलब है सत्य अहिंसा, है ना। सत्य अहिंसा समझ गए ना आप लोग क्या है? गांधी जी के जो सिद्धांत है उनको अपनाया गया था। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एक बार जल्दी से मुझे बताएं। बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत बढ़िया। आइए, इस रोलिंग प्लान में हमने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में प्रोग्रेस की है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना दोस्त, मैं आपकी जो बजट की क्लास है ना वो 4 तारीख को ही ले लूंगा, या जब भी मैं लूंगा आगे ले लूंगा। डोंट वरी, आप परेशान मत होइएगा। और परेशान मत होइएगा, मेरा ये कहने का मतलब, आप जो परेशान होकर मुझे कमेंट कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। ये विश्वास रखो सब अच्छा होगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला है मेरे साथियों 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक। मॉडल कौन सा था? इनपुट आउटपुट मॉडल।
आगत निर्गत मॉडल बोलते हैं। मॉडल याद नहीं रखना, इसका जरूरी नहीं है याद रखना, चाहे तो याद रख सकते हैं। इसका टारगेट था 5.2%, अचीवमेंट था 5.7%। इसमें जो प्रायोरिटी थी वो हमने गरीबी है और रोजगार, गरीबी है नहीं है यार, है ना, ध्यान रखना। इसमें जो प्रायोरिटी थी दरअसल वो गरीबी और रोजगार को दी गई थी। तो गरीबी को मेरे साथियों क्या करना, कम करना। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ना, इसमें प्रायोरिटी थी वो गरीबी को कम करने की थी, यानी कि पुअर्टी को हम लोग क्या करना चाहते थे, कम, और रोजगार को क्या करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। तो गरीबी को कम और रोजगार को बढ़ावा दिया हमने इस पंचवर्षीय योजना में। एक प्रोग्राम ध्यान रखना, एनआरईपी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, केवल याद रखना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हम जो है इसमें हमने शुरू किया था, लिखा हुआ भी नीचे, छठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने शुरू किया था। अगला है मेरे साथियों, एक प्रोग्राम था आईआरडीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, केंद्रीयकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यह भी हमने छठवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। इसमें हमने 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। तो राष्ट्रीयकरण, इसको हम नेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो ध्यान रखना कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 6 बैंकों का किया गया, जिनके पास में जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए थी, जब उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल साहब थे। जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम भी हमने इसी में चलाया, छठवीं में। और नाबार्ड की जो स्थापना है वो भी हमने छठवीं पंचवर्षीय योजना में ही की थी, 12 जुलाई 1982 को। किस समिति की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन किसने करी थी, तो शिवरामन समिति ने इसकी रिकमेंडेशन की थी, आपको मैं पढ़ा चुका हूं। एक्सिम बैंक भी मैंने आपको पढ़ाया, 1982 में इसी में स्थापित किया गया था। और गरीबी निर्धारण के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर मेरे साथियों कैलोरी कितनी होनी चाहिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए प्रति व्यक्ति मेरे साथियों 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्र में जो रहता है व्यक्ति उसको 2100 कैलोरी पर, है ना, पर्सन पर डे की चाहिए। मतलब यह कि गरीबी निर्धारण के लिए मेरे साथियों कैलोरी का मापन का एक तरीका निकाला गया, जिसमें यह बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो उसको, एक व्यक्ति को एक दिन में 2400 कैलोरी की एनर्जी चाहिए, कैलोरी ऊर्जा का मापक है। और अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता है तो उसको 2100 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता, अगर इससे कम मिल रही है तो हम कहेंगे वो व्यक्ति क्या है, गरीब है। तो यह पैमाना भी आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। यह मैंने आपको यहां पर बता दिया है, इसीलिए बताया है ताकि आपको आइडिया रहे, आपको ध्यान रहे, बाकी और कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगला मेरे साथियों ध्यान रखना, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं आ गई है मेरे ख्याल से, हाँ ये रहा 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7th 5 ईयर प्लान की हम बात करेंगे। 1985 से 90 तक का समय है, 5 साल। इसमें मॉडल कौन सा अपनाया गया था, तो जॉन मिलर मॉडल था। उसका उद्देश्य क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, खाद्यान्न उत्पादन को भी बढ़ावा देना। तो ये मेरे साथियों इस 7वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव थे। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की आर्थिक समृद्धि बढ़े, ये हम चाहते थे, हालांकि सब में ही चाहते थे, लेकिन इसमें थोड़ा खुल के आ गए हम सामने। वहीं पर अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण अच्छे से हो सके, यह भी हमारी प्रायोरिटी रही है। फिर मेरे साथियों सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, लोगों को हर एक संसाधन मिले, लोगों को उनकी जरूरतों का सामान कम दामों पर मिले, यह भी हमारी इस क्षेत्र में प्रायोरिटी रही है। और खाद्यान्न उत्पादन बढ़े ताकि गरीबी जो है उसको कम किया जा सके, यह भी हमारे यहां एक प्रायोरिटी रही है, ठीक है। तो ये दरअसल हमने जो बात करी वो इसी से संबंधित बात करी। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। वहीं पर हम अगली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना अब हम बना नहीं पाए। क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि हमारे पास में वो क्षमता थी नहीं और कुछ ना कुछ तकलीफें थी, जिसके चलते हमने क्या किया, 8वीं पंचवर्षीय योजना में मेरे साथियों, तो ध्यान रखिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया कि नहीं लेकर के आ पाए। और ध्यान रखना, वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के पहले हमने दरअसल इस 7वीं की बात कर लेते हैं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य कितना था, 5% का था, प्राप्ति 6% हमने की। और 1985 में इंदिरा आवास योजना की हमने शुरुआत की, जिसको वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये मैं आपको कैपिटल मार्केट में पढ़ा चुका हूं, इसकी भी हमने क्या की थी मेरे साथियों, इसी में स्थापना की थी। तो सेबी की स्थापना हमने इसके अंदर करी है।
ठीक है। जवाहर नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत इसमें की गई है और ये एक ही बात है। ठीक है, तो बस इतनी बातें आपकी किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा इतनी सारी बातें आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अब 7वीं के बाद में हमने एनुअल प्लान बनाया, वार्षिक योजना बनाई 2 सालों के लिए, 1990 से लगा करके 92 तक, यानी कि हमने 1990 से लगा करके 91 तक बनाई और दूसरी 1991 से लगा करके 92 तक बनाई। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। और हमने क्यों बनाई, इसका कारण क्या है, हमने पंचवर्षीय योजना क्यों नहीं बनाई, तो इसलिए नहीं बनाई, ध्यान रखना, क्योंकि हमारे यहां एक समस्या आ गई थी, वो थी भुगतान संतुलन की समस्या, बीओपी संकट जिसे हम कहते हैं। भुगतान संतुलन का मतलब यह होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भुगतान संतुलन की समस्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका मतलब यह है कि हम विदेशों से आयात या एक्सपोर्ट मेरे साथियों ज्यादा करते हैं और हमारे देश से वहां पर निर्यात मेरे साथियों कम करते हैं। तो जब हमारा आयात ज्यादा हो जाता है, निर्यात कम होता है या निर्यात कम हो रहता है, तो इसी को व्यापार घाटा कहते हैं। तो व्यापार घाटे को ही भुगतान संतुलन कह लिया जाता है। तो हम चूंकि अन्य देशों से ज्यादा सामान खरीदते थे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा देनी पड़ती थी और हम ज्यादा से ज्यादा बेचते नहीं थे वहां पर सामान, तो ये व्यापार घाटे का एक कारण बना। इसी में हमने मेरे साथियों विदेशी विनिमय भंडार जो था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारा सरकार का गुल्लक, जिसके अंदर विदेशी मुद्रा रहती है, जिसके अंदर विदेशी प्रतिभूतियां रहती है, जैसे एसडीआर वगैरह वगैरह सब कुछ, है ना। तो ये सब चीजें मेरे साथियों ये भी कम हो गई, है ना। तो विदेशी मुद्रा भंडार हमारा कम हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या हो गई, इस कारण हमने जो है अब एनुअल प्लान अपनाया। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, पढ़ा चुका हूं, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां है, लखनऊ में। कार्य क्या करता है, लघु उद्योगों को ऋण देता है। 1991 में हमने एलपीजी को अपनाया था। एलपीजी क्या लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, नहीं, एलपीजी एक इकोनॉमिक रिफॉर्म है, एलपीजी एक आर्थिक सुधार है, जिसके अंतर्गत हमने उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, देखो एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी स्टैंड फॉर क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है। तो इसको हमने इसमें अपनाया, एलपीजी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि आर्थिक सुधार कब अपनाए गए, तो तिथि भी लिखना चाहे तो लिख लो, 24 जुलाई 1991 को। तो 24 जुलाई 1991 को हमने क्या किए, आर्थिक सुधार अपनाए, ठीक है दोस्त, क्या बनाए, आर्थिक सुधार अपनाए। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, ये लीजिए, हम अब 8वीं पंचवर्षीय योजना पर आ गए। नीचे लिखा दिया यार, कोई बात नहीं, 8वीं पंचवर्षीय योजना। समय काल जरूर ध्यान रखिएगा, 1992 से 1997 तक का समय था। और इसका मॉडल कौन सा था, तो इनपुट आउटपुट मॉडल था, यह बात ध्यान रखना है। वहीं पर इसका उद्देश्य क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना, जैसे भवन, जैसे सड़क, जैसे परिवहन संचार नेटवर्क, इनको बढ़ावा देना, बिजली को बढ़ावा देना, पानी की सुख सुविधाएं बढ़ाना, ये इसका क्या था, ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। और इसका लक्ष्य कितना था, टारगेट तो 5.6% इसका टारगेट था। अचीवमेंट कितनी थी, तो 6.08%, ठीक है। अचीवमेंट की मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो अचीवमेंट लगभग थी 6%, आप केवल 6% ही लिखो। अचीवमेंट कितनी थी, तो 6% थी। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना मेरे साथियों, जब डब्ल्यूटीओ का जो सदस्य बना भारत 1 जनवरी 1995 को बना, वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही बना। और इसी में हमने मिड डे मील स्कीम की भी योजना की शुरुआत की थी 15 अगस्त 1995 को। तो ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1995 को हमने मिड डे मील स्कीम की भी इसमें शुरुआत की थी। तो यह बात भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसी में हमने चलाई थी, रहे याद तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 8वीं पंचवर्षीय योजना का केवल समय काल याद रख लेना, काम हो जाएगा। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करें, 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002, 5 सालों की योजना मेरे साथियों। और इसमें हमने जो मॉडल अपनाया था वो इनपुट आउटपुट मॉडल था, जरूरी नहीं है। प्रायोरिटी क्या थी, सामाजिक न्याय और समानता, सोशल जस्टिस एंड इक्विलिटी।
हम ये चाहते थे कि गरीबों को उनका हक मिले, संसाधनों पर पर्याप्त रूप में बंटवारा हो, ठीक है। तो ये इसका क्या था, ऑब्जेक्टिव था। और इक्विलिटी मिले, समानता हो। वहीं पर इसका जो ऑब्जेक्टिव है, प्रायोरिटी है, ध्यान रखना, ये प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता। प्रायोरिटी क्या थी, प्रायोरिटी थी मेरे साथियों सामाजिक न्याय और समानता। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, अगर यह पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे, जल्दी से बताएं मेरे साथियों, क्या इसका जवाब होने वाला है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, मैं आपको यहां पर बता दूं कि हमने सामाजिक न्याय और समानता का हमने इसमें उद्देश्य रखा, और आर्थिक समृद्धि हमारा क्या रहा, ऑब्जेक्टिव रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा ऑब्जेक्टिव रहा। इसमें हमारा जो टारगेट था वो लगभग 6.5% था, और हमारी जो अचीवमेंट थी वो 5.7% की इसमें रही है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, केसीसी की हम बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। ध्यान रखना मेरे दोस्त, किसान क्रेडिट कार्ड जो किसानों को, है ना, अनियमितता से बचाता है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि किसानों को अपनी फसल के उत्पादन के लिए, फसल के रखरखाव के लिए सुविधाएं देता है, वो हमने 1998 में अपनाए। लेकिन ध्यान रखना, मार्च चेंज कर लेना, मार्च नहीं है मेरे साथियों, अगस्त की बात है ये, ठीक है। तो अगस्त 1998 में हमने केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड को क्या किया, अपनाया। तो मेरे साथियों अगस्त, ठीक है, अगस्त याद रखना। तो अगस्त 1998 में हमने केसीसी की शुरुआत की, केसीसी को अपनाया, यह बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए जल्दी से बढ़ेंगे मेरे साथियों। अच्छा, 10वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करें, 2002 से 2007 तक का समयकाल इसमें रहा, और यह सर्वाधिक सफल इसलिए मानी जाती है। इसमें मॉडल कौन सा था, तो इसमें भी इनपुट आउटपुट मॉडल था, यह जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, इसकी प्रायोरिटी क्या थी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना इसकी प्रायोरिटी थी, सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना, इक्विलिटी को बढ़ावा देना। टारगेट था इसमें 8%, प्राप्ति थी इसमें 7.6%। इसमें 11 इंडिकेटर्स रखे गए थे, जैसे शिक्षा को बढ़ावा देना, है ना, गरीबी को कम करना, बेरोजगारी को कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना, हेल्थ में सुधार करना, ये सारे कुछ ऐसे मिलाकर के 11 इंडिकेटर थे, है ना। जैसे इसमें लिखा भी एक आध इंडिकेटर कि 2007 तक गरीबी 26% से घटा करके 21% करना, गरीबी को 2012 तक मेरे साथियों 15% तक लाना, शिक्षा में सभी को साक्षरता प्रदान करना, ये सारा का सारा इसमें था। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना समय काल केवल याद रख लो, 2007 से लगा करके 12 तक का, और ये कौन से मॉडल पर थी, तो सी रंगराजन मॉडल पर थी। इसमें प्रायोरिटी हमने समावेशी विकास को दी थी, है ना, किसको दी थी, समावेशी विकास को दी थी। ये लक्ष्य, टारगेट, ये सब अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा व्यय जो हमने किया था वो सामाजिक सेवा पर किया था, सोशल वेलफेयर या सोशल जस्टिस पर हमने किया था। अब अंतिम पंचवर्षीय योजना है जिसे हम कहते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो हर बार पूछी जाती है बात, वो बात क्या पूछी जाती है पता है, कि इसका उद्देश्य क्या था, इसकी प्रायोरिटी क्या थी। तो ध्यान रखिएगा, तीव्र और सतत समावेशी विकास, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सटेंसिव सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है और यही पूछा जाता है। बाकी मेरे साथियों लक्ष्य याद रहे तो रख लेना, प्राप्ति याद रहे तो भी रख लेना, बाकी कोई और चीज आवश्यकता नहीं है याद करने की। केवल सबसे ज्यादा खर्च इसमें भी सामाजिक सेवा सोशल सर्विस पर किया गया, ये याद रख लेना। तो ये आज आपकी अंतिम कक्षा थी, है ना। इसमें मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश की है, डोंट वरी, नुकसान नहीं होगा आपका, पर्याप्त पढ़ा दिया है, इतना पर्याप्त है, ठीक है। तो अब हम लोग कब मिलने वाले हैं, तो अब हम लोग मिलने वाले हैं 1 तारीख के बाद में। मैं कुछ क्लासेस लेकर के आने वाला हूं करंट इकोनॉमी के आधार पर, तो मेरे ख्याल से संभवतः वो क्लासेस जो है वो आपकी 1 या 2 तारीख के बाद में रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करता हूं। अब 9:30 बजे से रात की 10:30 बजे वाला जो आपका टाइम का शेड्यूलिंग था वो भी खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम, है ना। और अब कल से वो क्लासेस नहीं रहेगी। तो अब हम बजट वाली क्लास की मैं बात करूं तो नवीन सर की क्लास या तो देख लेना, या अगर नहीं देख पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इस बजट वाली क्लास को 1 तारीख के बाद में कंडक्ट करवा लूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी उसमें करवाऊंगा बजट नया सेशन का, तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा और सारी चीजें करवा दूंगा, आपके इसमें डलवा दूंगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष वार्ता आपसे कल करूंगा। अब अगली आपको भी सोना है, बहुत समय हो गया है। तो चलिए, शिवरात्रि, गुड नाइट, जय श्री महाकाल। खूब पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब सारा इंजॉय करिए। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।